रीड की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार है और हमारे इस चैनल सुगम संस्कृत पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारी जो क्लास कारक प्रकरण चल रही है उसमें हमने इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें कर्तुरीप्सितमम सूत्र और तथायुक्तम चानीप्सितम सूत्र पढ़ाए हैं। तो अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, उसकी लिंक आपको यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की क्लास में हम अधिशिंग स्थासाम सूत्र और उपान्वध्यांग वश ये सूत्रों को कवर करने जा रहे हैं। इसमें देखिए अधिशिंग स्थासाम और उपान्वध्यान एक साथ लिखने का कारण यही है कि यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी है, ये थोड़े कुछ सेम सूत्र हैं, तो इसमें इनको एक साथ पढ़ने से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय विभक्ति जो कि कर्म कारक है। तो देखिए अधि शिंग स्थासाम कर्म, तो अधि उपसर्ग के पश्चात शिंग सोना स्था रहना या ठहरना, आस बैठना, इन धातुओं का प्रयोग होता है इन धातुओं का प्रयोग होने पर इनके आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अधि उपसर्ग के पश्चात यदि शिंग यानी सोना, स्था यानी रहना या ठहरना, आस यानी बैठना, इन धातुओं का प्रयोग होता है तो इनके आधार में इन धातुओं का जो आधार होगा उस आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा और कर्म संज्ञा होगी। तो देखिए इसको उदाहरण से समझेंगे। जैसे अधिशेते वैकुंठम हरिः, अधिशेते वैकुंठम हरिः, तो अधि उपसर्ग है, शिंग धातु है। तो हमने क्या पढ़ा, अधि उपसर्ग के पश्चात अर्थात जहां पे अधि उपसर्ग आता है और उसके बाद में यदि शिंग, स्था या आस, इन तीनों धातुओं में से कोई एक धातु अगर आती है तो उसके आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहां पे सोने वाले कौन है, हरि हैं। तो हरि कहां सोते हैं, तो बैकुंठ में। हरि के सोने का आधार क्या है, तो बैकुंठ है, तो यहाँ पे बैकुंठ में द्वितीय विभक्ति आएगी। इसी प्रकार देखिए अध्यास्ते बैकुंठम
हरिह। तो देखिए हरि कहाँ बैठते हैं, तो हरि के बैठने का आधार भी क्या है, बैकुंठ है, तो बैकुंठ में ही द्वितीय विभक्ति आएगी। नेक्स्ट है स्था, तो अधि तिष्ठति बैकुंठम हरिह। अधि तिष्ठति बैकुंठम हरिह, तो यहां पे भी हरि कहां पर ठहरते हैं या बैठते हैं या रहते हैं, तो बैकुंठ में, तो बैकुंठ में द्वितीय विभक्ति आएगी। क्या समझ में आया, देखिए कि अगर कोई वाक्य है और वहां पे ये कंडीशन बैठ रही है, ये कंडीशन मतलब अधि तो उपसर्ग होगा और इन तीनों धातुओं में से कोई एक धातु होगी, तो उनका जो आधार होगा धातुओं का, उस आधार में द्वितीय विभक्ति लगेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपके एग्जाम में देखिए क्या होता है, डायरेक्ट यहां से ये एग्जाम्पल उठा के पूछे जाते हैं अशुद्धि संशोधन में। अगर देखिए अपन कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में दे रखा है कि अशुद्धि संशोधन, तो कारक और विभक्ति पढ़ते हैं, उसी में अशुद्धि संशोधन टॉपिक इंक्लूड है। तो यहाँ पे इसके साथ साथ जो अपन सीखते जा रहे हैं वही आपके अशुद्धि संशोधन में भी काम आएगा। कैसे आएगा, देखिए यही वाक्य अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है और यहाँ पे विभक्ति चेंज कर ली जाती है, द्वितीय की जगह यहाँ पे तृतीय चतुर्थी जो भी विभक्ति अलग रख देंगे और पूछेंगे अधिशेते बैकुंठे हरिह, तो अपन यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे अशुद्धि पहचानिए, तो ऑप्शन में अपने को द्वितीय विभक्ति देखनी है और उसको उत्तर चूज करना है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए जो भी अध्यास्ते बैकुंठे हरिह, तो इस तरह से ये एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं एग्जाम में और विभक्ति चेंज कर ली जाती है। तो हमें अगर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है माइंड में और ये सारे की सारी चीजें हमें याद है पूरी कंडीशन, तो हमारे ये एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होंगे। तो क्या देखिए एक बार फिर से समझते हैं, अधि उपसर्ग होगा और उसके बाद में यदि शिंग, स्था और आस, इन तीन धातुओं में से कोई सी भी एक धातु अगर आती हैं तो उसके आधार में द्वितीय विभक्ति आएगी। क्लियर है, बिल्कुल। इसी प्रकार नेक्स्ट सूत्र है उपान्वद्यांग वस। यहां पे क्या होगा, देखिए उप अनु अधि आ, उप अनु अधि और आ उपसर्ग के पश्चात, उपसर्ग के पश्चात यदि वस धातु आती हैं तो धातु के आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अब इसमें और इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। अगर हमें ये वाला सूत्र अगर समझ में आ गया है तो ये भी बिल्कुल आ जाएगा। देखिए इसमें उप अनु अधि और आ ये उपसर्ग आते हैं और उसके बाद में वस धातु आई हैं तो
उस वस धातु के आधार में द्वितीय विभक्ति लगेगी। अब कैसे लगेगी, देखिए उदाहरण से इसको भी हम समझेंगे। जैसे उपवसति वैकुंठम हरिः अनुवसति वैकुंठम हरिः अधिवसति वैकुंठम हरिः आवसति वैकुंठम हरिः। देखिए तो इसमें उप अनु अधि आ उपसर्ग हैं और उसके जस्ट बाद में वस धातु है। तो धातु के आधार में वस मीन्स रहना, तो वसति, तो हरि कहाँ रहते हैं, तो बैकुंठ में। आधार क्या है, बैकुंठ है, तो इसमें भी बैकुंठ में द्वितीय विभक्ति आएगी। उपवसति रहना होता है, तो हरि बैकुंठ में रहते हैं, हरि बैकुंठ में चलते हैं। इस तरह से जिसका जो भी आधार होगा उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए कि यहाँ पे तो सबसे पहले अधि उपसर्ग के पश्चात 3 धातु आई है। कौन कौन सी, शिंग, स्था और आस। उपसर्ग यहाँ पे एक आया है अधि और धातु आई है 3। तो अधि उपसर्ग के साथ ये तीनों धातु होती है, तो ये कंडीशन बैठेगी, यहां पे भी द्वितीय विभक्ति आएगी। इसमें क्या हुआ है, उपसर्ग तो 1 2 3 4 उपसर्ग दिए हैं और धातु दी है 1, यानी इस वस धातु के साथ ये उपसर्ग हो तो उसके आधार में द्वितीय विभक्ति आएगी। किसके, उस धातु के आधार में। तो बिल्कुल ये दोनों सेम है, कुछ माइनर डिफरेंट है। तो ये अगर अपने को अच्छे से समझ में आ गया तो ये भी आ जाएगा, और यहां से भी ये चारों के चारों उदाहरण डायरेक्ट पूछे जाते हैं और यहाँ पे विभक्तियां चेंज करके आपको अशुद्धि संशोधन प्रश्न दिए जाते हैं। तो आपको आशा है आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ये दोनों सूत्र अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, हम उसका समाधान करेंगे और इससे संबंधित जो भी प्रश्न बने हैं उसको भी हम देखेंगे और समझेंगे। तो आप द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में हमने इससे पहले 2 सूत्र पढ़े थे और 2 आज पढ़े हैं, उनमें भी बिल्कुल इप्सित और अनिप्सित कंपैरिजन करके हमने समझाया था कि द्वितीय विभक्ति कैसे आएगी और इसमें भी किस उपसर्ग के साथ कौन सी धातु आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आधार में द्वितीय विभक्ति लगेगी। ये दोनों में समझा है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इससे आगे आने वाली क्लासेस को आप बिल्कुल देखिएगा। और द्वितीय विभक्ति में जो सूत्र, अभी कुछ सूत्र और इम्पोर्टेंट है जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम और कवर करेंगे। और इसी प्रकार तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी सभी विभक्ति को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके साथ ही इनसे बनने वाले प्रश्नों को भी समझेंगे। तो आप हमारी इन क्लासेस को रेगुलर जरूर देखिएगा। इसी आशा के साथ धन्यवाद।